अध्याय 2 देख रहे हैं, वन और वन्यजीव संसाधन। हमारा मेन जो ध्यान है अब जैव विविधता पे है, यानी बायोडाइवर्सिटी पे। लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये है कि जो वन्य जीव जहां रहते हैं उनके आवास का विनाश हो रहा है, जंगली जानवरों को मारा जा रहा है, उनका आखेटर यानी कि शिकार हो रहा है, पर्यावरण को हम प्रदूषित कर रहे हैं, जहर मिला रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल वेस्ट है वो जहर ही तो है। इसके अलावा दावानल, जो वाइल्ड फायर होती है, आग लगती है जंगलों में। जब जंगलों में आग लगती है तो पौधे और जो पेड़ हैं वो तो जाते ही जाते हैं, साथ में वहाँ के जो जानवर हैं, वहाँ के जो छोटे छोटे जानवर हैं, वो भी उनका भी खात्मा हो जाता है। तो इसमें एक और कारण है असमान बंटवारा। जो संसाधन है वो किस तरीके से किस अलग अलग बटा हुआ है और उसके बंटने की जो वैल्यू है वो बड़ी असमान है। अगर आप किसी से पूछें, किसी के पास जाए पूछें हिंदुस्तान में कि ये सब परेशानियां क्यों हैं, ट्रैफिक क्यों है, ये प्रदूषण क्यों है, या फिर संसाधन इतने कम क्यों है लोगों के पास, गरीबी क्यों है, तो वो कहेगा कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ इस केस में जो हम बात कर रहे हैं इसमें जनसंख्या का मतलब नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं आपको कि अमेरिकी नागरिक, एक अमेरिका का नागरिक, वो 40 गुना ज्यादा, 40 टाइम्स सोमाली नागरिक जितना यूज करता है ना ये संसाधन, उसका 40 गुना यूज करता है। और जो 5% धनी लोग हैं वो संसाधन उतना उपयोग करते हैं और इतना ज्यादा उपयोग करते हैं बाकी लोगों से, बाकी जो धनी नहीं है। और ये 5% जिनके पास पावर है, पैसा है, वो पर्यावरण का रखरखाव कर सकते हैं, शायद वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। एक और आंकड़ा आपको देता हूं कि भारत में जो 1/3 जलमग्न भूमि, जिसे हम वेटलैंड कहते हैं, सूख चुकी है। यानी जब बहुत ज्यादा बरसात आती है, कभी बाढ़ वगैरह आती है, तो हमारे नेचुरल लैंडफॉर्म बने हुए वेटलैंड जिसे कहते हैं, पानी वहां आ जाता है, जमा हो जाता है और फिर वो जमीन के नीचे जाता है। 1/3 जलमग्न जमीन तो खत्म ही हो गई है, पहली चीज। दूसरा, 70% धरातलीय जल क्षेत्र यानी कि वाटर बॉडीज, 70% जितने भी जल क्षेत्र हैं वो दूषित है, प्रदूषित है, उनमें प्रदूषण हो चुका है। और जो मैंग्रोव की बात करते हैं, जो बहुत ही जरूरी हमारी जो एक तरह वनस्पति है, खासतौर पे उस इलाके की जहां पर समुद्र है, 40% मैंग्रोव खत्म हो चुके हैं। जब हम व्यापार कर रहे हैं जंगली जानवरों का और शिकार हो रहा है, व्यापार हो रहा है, पौधों की, पेड़ों की कटाई हो रही है, तो इससे बहुत सारे जो जीव जातियां हैं, वनस्पतियां हैं, वो इसीलिए लुप्त होने के कगार पे है। अब इसको एक थोड़ा सा अलग तरीके से समझिए कि जो वन है और जो वन जीवन है उसका विनाश, ये केवल ऐसा नहीं है कि जीव विज्ञान का विनाश हो रहा है, यानी कि आप कहें कि अरे स्पीशीज थी हमारी, ये स्पीशीज खत्म हो गई, अब ये स्पीशीज कैसे आएगी, चलो इस तरीके से ना सोचें इसको। क्योंकि ये जो जैव संसाधन है ना, ये सांस्कृतिक विविधता के विनाश से भी जुड़ा हुआ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ ना बहुत सारी जो मूल जातियां हैं, जैसे जो समुदाय है, जो निर्धन है, वो सबके सब मोस्टली, खासतौर पे जो जंगल के आसपास रहते हैं, वो इन पे निर्भर रहते हैं। जैसे खाने के लिए, पीने के लिए, औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सांस्कृतिक तौर पे, आध्यात्म के तौर पर वो इन पे निर्भर है। वो इन पे निर्भर है। खासतौर पे जो गरीब महिलाएं हैं वो अपना चारा, खाना, जल, ये सब यहाँ से लेके आती है। लेकिन जैसी ये संसाधन कमी होती है, संस्कृति में कैसे चेंज होता है, लोगों में कैसे चेंज होता है, लोगों के समाज में कैसा परिवर्तन होता है। देखिए कि अगर कोई चीज नहीं मिलेगी तो औरतों को जाना पड़ेगा 10-10 किलोमीटर, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होगी इनको, और इससे सामाजिक दुष्परिणाम होते हैं। अगर वन कटाई हो रही है तो वन कटाई से केवल एक ही नुकसान नहीं है कि भाई आपको ऑक्सीजन कम मिल रही है, और वन तो खैर खत्म हो ही रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। इसके अलावा सूखा और बाढ़, ये इसमें कौन लोग प्रभावित होते हैं, आप मुझे बताइए। आपने कभी देखा किसी बड़े आदमी को प्रभावित होते? गरीब लोग प्रभावित होते हैं, बेचारे गरीब लोग ही इसमें, जो आसपास रहते हैं उसके, वही इसमें सीधा परिणाम उन्हीं के ऊपर होता है। तो गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। हम कोशिश तो कर रहे हैं, नीतियां अपनाई जा रही हैं, वन्य जीवन का संरक्षण बहुत जरूरी है, चाहे वो वनस्पति की बात करें, वाइल्ड लाइफ की बात करें, फ्लोरा फौना कोई भी ले लें आप, इसकी संरक्षण बहुत जरूरी है। तो भारत में जो वन है और उसके वन जीवन का संरक्षण है, अगर हम उसकी बात करें तो जितना हम नुकसान कर चुके हैं, या जितनी तेज गति से, जितनी तेजाई से इन हमारे वन जीवन का नुकसान हो रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम केवल इसको ऐसे ना देखें कि हम किसी एक चीज का नुकसान हो रहा है, हम ये देखें कि हमको जो पारिस्थितिकी विविधता है,
यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है, हम चाहते हैं कि जल, वायु, मृदा ये बनती है। कौन बनाता है इसको? जो भी बनाते हैं वहां हमको उनको बचाना पड़ेगा। और इन अलग अलग जो जातियां हैं उनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है। जो अलग अलग पशु पक्षी हैं वो आपस में जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो जेनेटिक विविधता आती है, जीन्स में परिवर्तन आता है। और यही यही साइंस में कहा जाता है कि यही आगे, यही जो स्पीशीज है वो जीती है। 1960 और 1970 का जो दशक आया, जो ये इसमें कई लोगों ने बहुत पुरजोर मांग उठाई, खासतौर पे जो पर्यावरण के संरक्षण थे और संरक्षक थे या उसके प्रति जागरूक थे, और जो राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम, इसके लिए लोगों ने आवाज उठाई। तो हुआ ये कि 1972 में भारतीय वन्य जीवन जो है उसको लागू किया गया बाकायदा, और बाकायदा ये कहा गया कि हाँ, ये जो वन्य जीव है वो जहाँ रहते हैं उस एरिया को बचाना है, उसकी रक्षा करनी है, उसके लिए प्रभाव से प्रावधान बनाए गए। तो हुआ ये कि जितनी भी रक्षित जातियां हैं, अभी बताऊंगा ये रक्षित वगैरह क्या होता है, तो इसमें जितने भी हैं उनको कानूनी रक्षण दिया गया। यानी कि देखिए, इंसानों के लिए तो है कि आप किसी की चोरी करेंगे तो आप जेल जाएंगे, लेकिन कोई अगर पेड़ों को काट रहा है, कोई वो जानवरों को मार रहा है, तो उसके लिए क्या, कोई आपको गंभीर या कहे ठोस आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो भी शिकार वगैरह था, खासतौर पे जो ऐसी प्रजातियां हैं जो कम है और जो लुप्त होने के कगार पे है, उन पे बहुत प्रबल जोर दिया गया। उसके बाद केंद्रीय सरकार और जो राज्य सरकारें, उन्होंने क्या किया, बाकायदा राष्ट्रीय उद्यान बनाए कि ये सेंट्रल उद्यान है, ये जो पार्क बने हैं ये सरकार के अंतर्गत आते हैं। और वन्य जीवन पशु विहार, जिसे हम सैंक्चुरी कहते हैं, ये बनाए गए। अब इसमें जो केंद्रीय सरकार है उनकी कई परियोजनाओं की भी घोषणा इस तरीके से की गई कि इन वन प्राणियों को रक्षा मिले, जैसे बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, जो हंगुल हम जिसे कहते हैं, अलग अलग तरीके के मगरमच्छ, स्वच्छ जल का मगरमच्छ जो साफ पानी में रहता है, जो नमकीन पानी में यानी कि लवणीय जल में रहता है, ऐसा घड़ियाल भी है, एशियाई शेर हो गए, इसके अलावा भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, जो भारतीय गोडावन है, बस्टर्ड जिसे कहते हैं, हिम तेंदुआ। तो इनका अगर शिकार हो उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया और उनको कानूनी रक्षण दिया गया। अगर इनमें से किसी का भी आप कुछ संहार करते हैं या फिर स्मगलिंग करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, आप कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसी एक बाघ परियोजना के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इनकी चित्र हम सब देख चुके हैं पहले। तो बाघ परियोजना में ये हुआ कि जो वन्य जीव संरचना है उसमें बाघ, टाइगर हम इसे कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है, क्योंकि ये फूड चेन में सबसे ऊपर आता है। तो बहुत सारे अगर जानवर बढ़ जाते हैं, जैसे हिरण बढ़ गए, गाय बढ़ गई, भैंस बढ़ गए, तो उन सब का शिकार टाइगर करता है, बाघ करता है। तो उससे उनकी जनसंख्या कंट्रोल में रहती है। सबसे जरूरी ये चीज होती है फूड चेन में। तो हमारी जो अनुमानित संख्या थी 55,000 1973 की बात मैं कर रहा हूँ, और ये घट के कैसे हो गई 1827। आप बताएं, 55,000 से 50,000 हो तो ठीक है, 55,000 से 1827, इसका मतलब ये तो खत्म ही हो गई। और ये सबसे जरूरी हो गए, सबसे जरूरी है। तो इनके खाल का व्यापार हो रहा है, उनकी हड्डियों को भेजा जा रहा है औषधियों के रूप में। तो खासतौर पे भारत और नेपाल का इलाका ऐसा है, 2/3 बाघ जो है वो यहीं पे इनका जो व्यापार होता था, या फिर इनको निशाने पे रखा गया इस इलाके में। तो प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा क्या हुआ कि शुरुआत हुई कि भाई ये जगह है जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, या वन जीवन परियोजनाओं में से एक जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो एरिया डिसाइड किए गए। तो सफलता तो पहले मिली कि भाई चलो 1800 थे, उससे 4000 हो गए, फिर 4334 हो गए, लेकिन फिर 1993 में आए तो 3600 हो गए, बहुत कम और भी कम हो गए। तो अभी हमारे पास, जैसे अगर मैं 2009-10 का आंकड़ा लूँ तो 39 ये बाघ रिजर्व थे, लेकिन अभी 50 है। कितने हैं? 50 बाघ रिजर्व है। मैं आपको इनका चित्र दिखाता हूँ। तो ये सारे आप जो ब्लिंक हो रहे हैं, ये वो जिनका नाम मैं यहाँ पर अभी लिखा भी हुआ है, जैसे कॉर्बेट हो गया, दुधवा, सरिस्का, पीलीभीत, ये सारे काजीरंगा। और ये साउथ में आ जाए तो यहाँ नीचे सह्याद्री के नीचे आपके पेरियार, मधुमलाई, ये सारे के सारे जो है बहुत सारे हैं, 50 करीब हैं। अब 50 है, यहाँ किताब में आपके 39 लिखा हुआ है। तो ये जो सारे इलाके हैं ये ऐसे लिए गए कि भाई अब इन प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इनका संरक्षण हो। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आजकल जो संरक्षण हो रहा है वो ये नहीं हो रहा है कि एक स्पीशीज खत्म हो गई,
कि भाई एक पर्टिकुलर बतख है वो चली जाएगी, ऐसा नहीं। ये जितने भी प्रोजेक्ट आजकल चल रहे हैं वो जैव विविधताओं पर आधारित है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पे। सारी बायोडाइवर्सिटी मतलब हर एक जो घटक है आपके पारिस्थितिकी तंत्र में, उसके बारे में जानकारी रखना, उसको संरक्षण मिलना। तो हुआ ये कि जैसे मैंने बताया, छोटे से छोटे को देखना है, तो वन्य जीवन अधिनियम 1980 और 1986 में ये हुआ कि जो बहुत छोटे छोटे आपके पौधे और जो कहें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें बहुत सारी तितलियां, पतंग, भृंग और ड्रैगन फ्लाई, इनको भी संरक्षित जातियों में लाया गया। 1951 में ये पहली बार हुआ होगा कि 6 जातियां पौधों की, इनको भी इस सूची में रखा गया। जैसे हम टाइगर की बात तो करते हैं, लेकिन बाकी भी तो जरूरी है। यहाँ पर एक चित्र दिखा रहा हूँ आपको। ये घड़ियाल है, ये केवल ये एक जैसे आप मगरमच्छ देखते हैं ना, उस तरीके से घड़ियाल होते हैं, ये हिंदुस्तान में ही मिलते हैं, हिंदुस्तान में ही मिलते हैं। तो ये किस तरीके से घड़ियाल ऑन द ब्रिंग, इसका मतलब किस तरीके से इनका खात्मा हो रहा था, और फिर कोशिशें की गई है कि इनको बचाया जाए। तो वन्य और जो वन्य जीव संसाधन हमारे पास है, उनके क्या क्या प्रकार है, इसको समझना जरूरी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो हमारे पास एक बहुत ठोस तरीका होना चाहिए कि हम कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे हम नियंत्रण रखेंगे, कैसे हम प्रबंधन करेंगे। ये सारी चीजें करने के लिए कुछ अन्य अन्य जो जितने भी विभाग हैं, वन विभाग हो या बाकी विभाग है, उन्होंने क्या किया कि चीजों को बांटा, वर्गों में बांटा, ताकि आराम से उनका प्रबंधन हो सके, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं कैसा, इस तरीके से। यानी कि हर एक जंगल को किसी या हर एक वन को किसी भाग में बांटा गया, उस हिसाब से पॉलिसीज बनाई गई। यानी आरक्षित वन। आरक्षित वन मतलब ये है कि रिजर्व फॉरेस्ट, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र, आप यहाँ देख रहे हैं, आधे से अधिक वन क्षेत्र जो है वो आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक इनमें रहने वाले, जो इनमें पाए जाने वाले वन और वन्य प्राणियों की बात है, संरक्षण की बात है, आरक्षित जो वन है वो सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, इसीलिए इसको रिजर्व किया गया है। फिर आपका रक्षित वन कहते हैं, जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये आपका आरक्षित है, रिजर्व। रक्षित मतलब होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ये आपके पूरे, अगर हमारा एरिया ले लिया जाए तो एक तिहाई हिस्सा रक्षित है, प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर वन ना कटे, इनकी ज्यादा अच्छे से सुरक्षा हो सके, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाती है, इसको कटने से बचाया जाता है। फिर उसके बाद आता है अवर्गीकृत। इसका मतलब कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, जो भी वन है, इसके अलावा, इन दोनों श्रेणियों के अलावा बंजर भूमि जो सरकार या किसी भी व्यक्ति या किसी भी समुदाय के हाथ में हो सकता है, इसको हम अनक्लासिफाइड कहते हैं या अवर्गीकृत कहते हैं। तो ये 3 हो गए, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। तो पहले दोनों की बात मैं बताऊंगा कि आरक्षित और जो ये रक्षित है, ये ऐसे आपके स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका जो रखरखाव है इमारती लकड़ी और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, उनको बचाने के लिए किया गया। मध्य प्रदेश में अगर हम आए तो सर्वाधिक क्षेत्र इन वनों में है, 75% मध्य प्रदेश के वन जो है वो इन्हीं में आरक्षित और रक्षित में आते हैं। इसके अलावा आप जम्मू कश्मीर में चले आए, आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, उत्तराखंड हो गया, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर इन सब जगह का मैंने जो नाम लिया, इसमें कुल वनों का एक बहुत बड़ा एरिया आरक्षित वनों का है। अगर आप बिहार की तरफ आ जाएं, ये बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, इस जगह पे हरियाणा हो गया, पंजाब का हो गया इस जगह, और हिमाचल प्रदेश की तरफ आ जाएं, हिमाचल प्रदेश की तरफ आ जाएं इस जगह, और उड़ीसा में आ जाए इस जगह पे, तो उड़ीसा हो गया, और राजस्थान यहाँ आ जाए इस जगह पे। यहाँ पर इन सब जो मैंने इलाके कहे, इनमें रक्षित वनों का बहुत बड़ा अनुपात है। तो जो मैंने पहले नाम लिए वो सब, वहाँ पर आरक्षित वन ज़्यादा है, जिनके मैंने अभी नाम लिए वो आपके रक्षित वन ज़्यादा है, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज़्यादा है। और पूर्वोत्तर का जितने भी राज्य आप देख रहे हैं और गुजरात, इन इलाकों में बहुत सारे जो है ये थर्ड अवर्गीकृत में आते हैं, और या तो स्थानीय समुदायों के हाथ में प्रबंधन में है ये। अब एक बहुत जरूरी बात होती है कि सब चीजें सरकार करेगी, सब चीजें सरकार को करना है, ऐसा पहले माना गया था या फिर माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। समुदाय जो है, जो उस वन के आसपास रहता है, वन में रहता है, उनको लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि केवल वन नहीं उग रहे हैं, केवल प्राणी नहीं है वहां पर,
इंसान भी है, मानव प्रजातियां भी हैं, तो उनके साथ मिलकर जब काम करेंगे ना तभी काम बन पाएगा। जैसे जो सरिस्का बाग रिजर्व है, उसमें राजस्थान के जो गांवों में लोग वन्य जीवन जो रक्षण अधिनियम है वहां पर, उसके तहत वहां के खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है कि देखिए यहाँ पर खनन नहीं होगा, यहाँ पर जो माइनिंग है वो नहीं होगी। तो वहां के लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो सरकार को भी आने नहीं देते। जैसे राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव इसको सेंचुरी घोषित अपने आप ही कर दिया है और अपने ही नियम कानून वहां चलाते हैं। और शिकार बिल्कुल वर्जित है। बाहर का आदमी अगर आता है बिल्कुल वन्य जीवों को ये बचाते हैं उनके घुसपैठ से। तो अगर हम पहले अभी हमारी संस्कृति में जाए ना, तो पवित्र पेड़ जो है वो हम हर पेड़ को, कई पेड़ों को, जैसे पीपल हो गया, वटवृक्ष हो गया, ये सब हमारे लिए बहुत पूजनीय थे। हम इनकी पूजा करते थे और इनकी बकायदा हम इनका ख्याल रखते थे। राजस्थान में जो बिश्नोई गांव है उसके आसपास आप ऐसे देखेंगे कि जानवर भी रह रहा है, आदमी भी रह रहा है, हिरण भी रह रहा है, चिंकारा भी रह रहा है, नीलगाय भी रह रहे हैं, मोर। ऐसे लगेगा जैसे आप ये लोग और जानवर और जितने पशु पक्षी वनस्पति वो साथ में रह रहे हैं। और कुछ आंदोलन लोगों ने किए, जैसे हिमालय में चिपको आंदोलन था। यानी चिपको आंदोलन का मेन ये था कि पेड़ ये है, तो यहाँ पर लोग चिपक गए थे इससे हाथ बांध के कि ये भाई काटना है तो काटो, हम लोग तो नहीं हटेंगे। तो ये चिपको आंदोलन बड़ा कामयाब रहा। लेकिन ये कामयाबी ने एक और चीज दिखाई कि जो स्थानीय पौधे हैं उनकी जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को भी सफल बनाया जा सकता है कि लोग आपस में मिलकर भी उस जगह को संरक्षित कर सकते हैं और यहाँ पर वन वगैरह लगा सकते हैं अलग अलग प्रजाति के। इसके बाद टिहरी में जो किसान है उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने का मतलब होता है 9 दाने, इसका एक वो भी है, एनजीओ भी बना हुआ है, अगर आप आए तो देहरादून में है ये। तो ये सब चीजें ऑलरेडी हुई है जिससे अलग अलग आप उर्वरक यूज कर सकते हैं, अलग अलग फसल उत्पादन के तरीके हैं। तो अच्छी तरीके से कृषि उत्पादन संभव हो सका है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन सब में सब लोग शामिल हैं, केवल सरकार का नहीं है इसमें। उड़ीसा राज्य में जितना ज्यादा ये क्षरित वन थे, बहुत वन जो है करोडेड हो गए थे, खत्म हो गए थे, तो ये लोगों ने मिल के इसको बकायदा, यानी कि जो सरकार है उन्होंने ग्रामीणों को शामिल किया और उन्होंने इसको बचाया। बस ये है कि सरकार ने कहा या फिर जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि जो गैर इमारती वन है वो आप ले सकते हैं। यानी कि जो ग्रामीण थे उनको उन्होंने कहा कि जो गैर इमारती वन है वो आप ले लीजिए। और अगर आप, क्योंकि अगर आप संरक्षण साथ में कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको चीज देनी पड़ेगी उस समुदाय को भी, वरना वो तो संरक्षण कर रहा है, उसे कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो इस तरीके से आपस में मेल जोल के काम किया जाता है। गैर इमारती लकड़ी उनको मिल सकती है। तो अब ये देखें कि इस पूरे कहने का मतलब ये था, ये जो हमने बात की इसका मतलब यही है कि सरकार, समाज और समुदाय ये मिलके काम करते हैं तभी वन्य जीव और वनस्पति का हम संरक्षण कर पाएंगे। गौतम बुद्ध साहब की एक बात बताते चलूं कि वो ये कहते हैं कि पेड़ को काटने आता है ना, वो भी काटता है और पेड़ उसके वो छाया दे रहा होता है। मतलब एक आदमी काटने आया पेड़ को, और पेड़ इतना जरूरी है, इतना हमारे पोषण के लिए जरूरी है, हमारे ब्रह्मांड के लिए, हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि वो उनको भी छाया देता है जो उसको काट रहे होते हैं। बहुत बड़ी बात कहे गए, इसको आप समझिएगा कि कितने जरूरी हो गए पेड़। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।